नमस्कार मित्रों। आज मैं बात करने वाला हूं चिंतनशील व्यक्तित्व के दृष्टिकोण पर। समाज में एक ऐसा वर्ग जो चिंतनशील व्यक्तित्व में आता है, वो मूलतः दो तरह के क्षेत्रों में पाया जाता है। एक साइंटिफिक, दूसरा आध्यात्मिक। तीसरा यदि आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों में सक्रिय रखने होने वाला। तो अगर हम आज बात करें आध्यात्मिक क्षेत्र में चिंतनशील लोगों की, तो उसमें भी लोग दो तरह से बढ़ जाते हैं। एक ऐसे लोग जो एक ही विषय को लेकर के भिन्न भिन्न नजरिया रखते हैं, असमानता रखते हैं। दूसरे ऐसे लोग जो एक ही विषय को लेकर के एक ही तरह के नजरिए रखने वाले होते हैं। तो जो भिन्न भिन्न नजरिए रखने वाले लोग होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो किसी विषय को समग्र रूप से नहीं देख पाते हैं। माने किसी विषय के समस्त खंडों को या समस्त पहलुओं को नहीं देख पाते हैं। वो भिन्न भिन्न नजरियों में बढ़ जाते हैं। क्योंकि किसी को कुछ भाग दिखाई दे, किसी को थोड़े इस तरह के भाग दिखा दिए, किसी को उस तरह के दिखाई दिए। तो ऐसे करके मान लीजिए 100 खंड हैं। अब 100 खंड में कोई कहाँ के कौन खंड देख लेता है, तो वो उस हिसाब से चीजों को सोचने विचारने लगता है और अपनी एक धारणा बना लेता है। ये वे लोग होते हैं जो चीजों को बिल्कुल वैसा नहीं देख पाते हैं जैसी चीजें वास्तव में होती हैं। इसी कारण से इनके नजरिए भिन्न भिन्न हो जाते हैं, जो आपस में मिलते हुए नहीं पाए जाते हैं, जिससे संघर्ष, द्वंद्व फैल जाता है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो चीजों को बिल्कुल वैसा ही देखते हैं जैसी चीजें वास्तव में होती है। ये वे लोग होते हैं जो किसी भी विषय को बिल्कुल पूरी तरह से समग्रता से देखते हैं। सभी तरह के खंडों को, भागों को या पहलुओं को देखते हैं। वो उस चीज को पूरी तरह से बिल्कुल वैसा ही देखते जैसा है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के स्तर से ऑब्जेक्ट को देखता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को वैसा नहीं देख पाता जैसा ऑब्जेक्ट है, वो भिन्न भिन्न नजरिए रखता है। और जो सब्जेक्ट रूप से माने सब्जेक्टली ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वैसा ही देखता है जैसा कि ऑब्जेक्ट है, वो चीजों को बिल्कुल वैसा ही समझ पा रहा है जैसे चीजें हैं। ये एक ही तरह के नजरिए रखने वाले लोगों का वर्ग भी होता है। लेकिन हम इन चीजों में एक चीज कॉमन देखेंगे कि नजरिया सभी के पास है, धारणा माने धारणा सभी के पास है। तो जो भिन्न भिन्न नजरिए रखने वालों का वर्ग है और जो एक ही तरह से चीजों को देख रहे हैं, माने वास्तविक दृष्टि इनकी है चीजों को बिल्कुल वैसा देख पाने की, वैसी दृष्टि वाले लोग, ये सभी ही मानते हैं कि हम सही हैं। वो कहते हैं कि मैं भी सही मान रहा हूं। तो भिन्न भिन्न नजरिया वाला भी अपने आप को कहता है कि बिल्कुल मैं सत्य जाना हूं और यही सत्य है। वास्तविक वाला भी कह रहा है कि चीज जैसी है मैं बिल्कुल वैसा ही देख पा रहा हूं, तो इसलिए ये भी सत्य है। दोनों ही किसी विषय को देखने पे सत्य की घोषणा करते हैं अपने आप में या मानते हैं। और अगर ऐसा मानते हैं तो उसमें हम कैसे जांचें कि वास्तव में कोई किसी विषय को लेके सत्य जानता भी है या नहीं जानता। तो यदि किसी विषय को लेकर के हमारा चिंतन है, चल रहा है, तो वो कहलाता प्रोसेसिंग का हिस्सा।
अगर आप किसी विषय के बारे में जान गए हैं तो उस विषय में आपका कभी भी चिंतन नहीं उठ सकता है, कभी भी विश्लेषण नहीं उठ सकता है अगर आप उस बारे में जान गए हैं। माने जो चीज जान गए हैं उस बारे में भला जानने की इच्छा ही क्यों होगी। अगर मैं जान जाऊं गिनती क्या है तो मैं क्यों कहूंगा कि गिनती क्या है। मेरी उसमें कोई भी दिलचस्पी या जानने की इच्छा नहीं होगी अगर मैं उसके अंतिम निष्कर्ष पे पहुंच गया हूं, जान गया हूं। तो जो जान जाते हैं वो फिर उन चीजों का विश्लेषण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि धारणा उनकी होगी कि ये चीज क्या है। धारणा उनकी भी होगी जो चीजों को बिल्कुल वैसा देख पाते जैसी चीजें हैं। धारणा उनकी भी होगी जो चीजों को बिल्कुल वैसा नहीं देख पाते जैसी चीजें हैं। पर सत्य सभी मान रहे हैं। तो इस बात से जान सकते हैं कि क्या आप विश्लेषण कर रहे हैं उस चीज के बारे में जो चीज आप मानते हैं कि ये सच्चाई है इसकी। अगर आपका विश्लेषण चल रहा है तो आप प्रोसेसिंग में हैं, आप प्रोसेस में हैं, आप सत्य को नहीं जानते हैं, बल्कि जितनी प्रोसेस में है आप वहां तक ही जान पा रहे, वहीं तक ही देख पा रहे हैं। अब एक चीज और इसमें देखेंगे कि ऐसा क्या तरीका है जिससे हम ये स्पष्ट हो कि वास्तव में अल्टीमेट सत्य क्या है। तो यहां अल्टीमेट सत्य तो वही जान सकता है जो चीजों को वैसे ही देख पाता है जैसी चीजें हैं, और यही वो व्यक्ति होता है जो सारे तरह के भिन्न भिन्न चश्मों से भरी हुई दुनिया के पैटर्न को तोड़ने की काबिलियत रखता है यदि वो उनमें समय और अपनी ऊर्जा देता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई नाले का पानी पीता और कहता है कि एकदम साफ पानी पिया है, कोई गंदे तालाब का पानी पीता और कहता है हम तो एकदम साफ पानी पी रहे हैं, यही पानी अच्छा पानी कहलाता है। कोई गंदी नदी का पानी पीता और कहता है कि हम तो बिल्कुल साफ पानी पीते हैं, बढ़िया पानी पीते हैं। कोई गंदी झील का पानी पीता है। तो माने एक चीज में कॉमन है कि सभी लोग गंदा पानी पी रहे हैं लेकिन मानते हैं कि हम अच्छा पानी पी रहे हैं। उनके कभी जानने में ऐसा नहीं आया कि साफ पानी चीज होती क्या है, या उनकी इतनी दृष्टि नहीं गई कि साफ पानी को वो समझ सके साफ पानी कहलाता क्या है। ये एक उदाहरण के रूप में है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, इसको सिर्फ उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। और दूसरी तरह का ऐसा व्यक्ति जो जानता है साफ पानी क्या है, इसलिए वो व्यक्ति अगर गंगोत्री का पानी लेके आएगा और पिलाएगा, जो नाले को पानी को अच्छा पानी मान रहा था, जो गंदे तालाब के पानी को, जो गंदी झील के पानी को, जो गंदे तालाब के पानी को अच्छा पानी माना था, इन सभी को पिलाएगा और कहेगा कि अब बताइए क्या वास्तव में जो आप पानी पी रहे हैं वो ठीक है, या वास्तव में जो मैं गंगोत्री से पानी लाया हूं ये पानी ठीक है। तो उन सबको बेबस होना पड़ेगा कि वास्तव में जो पानी गंगोत्री का पीने में आया है बड़ा ही शानदार लगा, बड़ा ही साफ सुथरा लगा, अच्छा लगा, पीने में काफी अच्छा लगा। तो सारे तरह के चश्मों की वहां पे पैटर्न टूट जाएंगे जब उनको सच्चाई मालूम चलेगी। क्योंकि सभी की अपनी जीवन की यात्रा होती है और सभी का अपना होनापन होता है। जिसकी दृष्टि जहां तक जान पाती है वो उतना ही देखता है। और ये सभी चीजें जो भी जान रहे हैं, चाहे वो चीजों को बिल्कुल वैसा जान रहे हैं जैसी चीजें वास्तव में हैं, चाहे वो चीजों को बिल्कुल वैसा नहीं जान रहा जैसी चीजें होती है, माने चाहे वो भ्रम में हो, कल्पना में हो, और चाहे वो भ्रम को तोड़ चुका हो, कल्पना को तोड़ चुका हो और वास्तविकता को देखता हो। सभी ही लोग होश में ही होते हैं, बेहोश कोई नहीं होता है। क्योंकि अक्सर आमतौर पे ये बात फैली होती है कि बेहोशी में चीज़ नहीं समझ पाते, इसको लोग इसको बेहोशी टाइप से यूज करते हैं, जबकि हमें सही शब्दों का भी चयन करना चाहिए। क्योंकि बेहोशी का मतलब होता है जहां होश का अभाव हो, माने जहां होश की कोई स्थिति ना हो। क्योंकि होश में हम चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, अगर भ्रम में भी है तो कुछ ना कुछ हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं कि ये चीज ऐसी है। ये होश के द्वारा ही जानने में आएगी, ना कि बेहोशी की स्थिति में। आप
किसी भी तरह की कल्पना भी होती है तो वो भी आपको होश में ही जानने में आएगी, बेहोशी में नहीं। तो सभी लोग ही चेतन अवस्था में ही हैं, लेकिन जिसकी चेतन की जितनी क्षमता होती है वो उतना देख पाता है, जिस तरह का उसका होनापन है उतना देख पाता है। क्योंकि हमारा जो होनापन है उसमें हमारी इंद्रियां, हमारे जो बॉडी में टूल्स हैं, जैसे कि दिमाग है, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, अंतरेंद्रियां हैं, ये सब हमारे लिए एक टूल्स का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दिमाग को ही लें तो दिमाग नाक, कान, आँख, त्वचा, है ना, सुगंध, ये सब चीज़ें जो है उनके सहारे से दिमाग काम करता है और दिमाग का उपयोग चेतना करती है। हालांकि चेतना इन सब का उपयोग करती है तो जिसके द्वारा कुछ जानने में जिसके द्वारा कुछ चीज़ें जानने में आती है वो चेतन की प्रक्रिया है। और इसके अलावा जो कुछ भी कहलाता है वो सब कुछ जड़ है। इसलिए कई बार जो लोग ऐसा करके बोलते हैं कि मन को अनुभव हो रहा है या दिमाग को अनुभव हो रहा है या चित्त को अनुभव हो रहा है, वो सब चीजें गलत हैं। वो जो अनुभव होता है वो सिर्फ और सिर्फ चेतन को होता है और चेतन इन सब फंक्शन का, इन सब टूल्स का उपयोग करता है। तो अनुभव करने वाला मात्र चेतन होता है, वो सिर्फ इनका उपयोग करके जान पाता है। मन कभी अनुभव नहीं करता है, दिमाग कभी अनुभव नहीं करता है, सिर्फ उसका उपयोग किया जाता है। जैसे चेतन देखता है और मुझे मान लो कम दिखाई देता है ना, जैसे आंख है जो वो देख रही किसी को, मतलब देखने की जो क्षमता है वो आंख में है, लेकिन मैं चश्मे का उपयोग करता हूं तो चश्मा दिखाने का काम करेगा, लेकिन देखने का काम आंख करेगा। अगर आंख ही ना होगी तो चश्मा क्या कर लेगा। ये बात मुझे एक 16 वर्ष की बच्ची है, उसका ये उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उसकी यहाँ बात की उपयोगिता समझी तो वो भी रखी और इस बात से मैं गवाह भी हूँ। तो इसी तरह से चेतन का जो काम है वो अनुभव करना है और वो दिमाग का, मन का, सबका उपयोग करता है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि वास्तव में जो चिंतनशील लोग होते हैं उसमें भिन्न नजरिए रखने वाले और एक ही तरह के नजरिए रखने वाले में क्या फर्क होता है, तो अंत में परम धारणा ही आएगी, क्योंकि धारणा तो हर हाल में होगी। इसलिए अगर किसी चीज की अल्टीमेट सत्य जानना किसी चीज के बारे में, तो एक ऐसी धारणा की आवश्यकता पड़ेगी जिस एक धारणा से सारी धारणाएं टूट जाए। क्योंकि सत्य सिर्फ एक ही होता है, ना कि अनेक। एक ही होता है, अनेक नहीं होता है। जहां अनेक है वहां झूठ है, जहां एक है वहां सत्य है। तो जैसा मैंने उदाहरण दिया था पानी वाला, इसमें हम देखेंगे कि सभी झूठे थे जो कह रहे थे अच्छा पानी है, साफ पानी है, जबकि गंगा का पानी पिलाया जिसने, उसने एक ही धारणा रखी और उस धारणा से सारी धारणाएं टूट गई। तो इसे बोलेंगे परम धारणा। परम धारणा माने ऐसी धारणा जिस एक धारणा से सारी धारणाएं टूट जाएं और वास्तव में अंत में वही कहना पड़े जो शाश्वत सत्य जैसा है। क्योंकि अंत में आप कुछ भी कहेंगे कि चीज ये है, लेकिन अंत में जो भी आप अंत में कहेंगे कि अंतिम निष्कर्ष यही है, उसमें कोई ना कोई धारणा होगी ही होगी। और जो अंतिम धारणा होगी वही माने ऐसी धारणा जो परम हो, परम माने ऊंची, कि अब उससे ऊंची कोई बात नहीं हो सकती है। तो उस धारणा से सारी धारणाएं टूट जाएगी। तो इसी धारणा की जब हम चीज समझ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि चिंतनशील व्यक्तित्व का वास्तव में असली नजरिया किस ओर इशारा करता है। तो सब्जेक्टली हम जैसे हैं और ऑब्जेक्ट रूप से जैसी चीजें हमें दिखाई देती हैं, अगर हम गौर करें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वैसे ही देख पा रहा है जैसा कि ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो जीवन होगा वो बहुत सहज और एब्सोल्यूट माने बिना परिवर्तित के होगा।
यहां परिवर्तित बिना परिवर्तन से मतलब है निरपेक्ष जीवन होगा। जैसे कोई चीज है जो सार्वजनिक है, सर्वसाधारण में, वो चीज सबके लिए है, उसकी सच्चाई वही है। इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे किसी चीज का निश्चित होना, जैसे हम जानते हैं कि जो प्रकाश है उसकी समय सीमा निश्चित है कि इतने समय में ही प्रकाश यहाँ पहुंचता है, चाहे उसको कितनी भी चीजें क्रॉस करे, वो निश्चित समय है। और बिना परिवर्तन वाली जब बात कही जाती है तो ये इस दृष्टि से भी कही जाती है कि हम सब देखते हैं कि तत्व अपने आप को बहुत तरीके से रूपांतर करता है। इसको हम सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं कि बदलाहट होती है। पर वास्तव में जो तत्व है जो अपने आप में बदलाव लिए होता है, वो कितना भी बदलाव लिए रहे, लेकिन शक्ति जितनी है वो उतनी ही रहेगी। जितना उसका क्षेत्र है वो उतना ही रहेगा। उससे न कम होगा, न बढ़ होगा, न घट न बढ़। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो खुद को बहुत सारी संभावनाओं में, बहुत सारी विराट संभावना प्रकट करता है। ये उसकी प्रोबेबिलिटी है या प्रायिकता है जो उसमें निहित है कि मैं कितनी संभावनाओं को, कितने रूपांतरों को अपने आप में समाये हुए हैं। जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि जो चीजें बदलती रहती है वो असत्य, जबकि ये भी सत्य है कि वो उसका स्वभाव है। माने उस मूल तत्व का ये स्वभाव है कि वो ऐसे में भी होता है, वैसे में भी होता है, ऊसे में भी होता है। जैसे पानी को हम देखते हैं कि वाष्प में हो गया, बर्फ में हो गया और तरल में हो गया। ये पानी की सच्चाई है, ना कि इसका झूठ। इसी प्रकार से तत्व की सच्चाई है कि तत्व में वो सारी कुशलता पाई जाती है, कितनी कितनी संभावनाएं अपने आप को प्रकट कर सकता है। तो जब तत्व अपने आप को बहुत सारी संभावनाओं में, प्रायिकता में, या जितनी उसमें गुण है, उसका वो गुण है कि वो कैसे कैसे अपने आप को व्यक्त कर सकता है, वो उसकी सच्चाई है, ना कि उसका झूठ। लेकिन हम इस बदलाहट के, उसकी, उस तत्व के जो उसमें रूपांतर करने की क्षमता है, वो हम नहीं समझ पाते। इस वजह से हम एक तरह के रूपांतर को देखते हैं, फिर दूसरे तरह के रूपांतर देखते हैं, तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या है, ये ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया। जैसे हम देखते हैं कि बचपन में कुछ, जवानी में कुछ, बुढ़ापे में कुछ। अभी बोल रहा हूं तो एक वक्ता हूं, कभी सुन रहा हूं तो एक श्रोता हूं। पति के साथ होता है कोई तो अलग व्यवहार में होता है, पत्नी के साथ होता है तो अलग व्यवहार में होता है, माता पिता के साथ होता है तो अलग व्यवहार में होता है, मोहल्ले में, दोस्तों में, ऑफिस में, बाजार में, माने कितने व्यक्ति बदलता है। तो ये इस बात का सच्चाई बताता है कि चेतन जिस चीज के साथ होता है वो उस तरह के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, तो वो उस समय वही होता है। जैसे मैं अभी क्या हूं, मैं वक्ता हूं तो मतलब मैं ये हूं, मैं सुनने वाला होगा तो मैं श्रोता हूं। ये मुझ में कुशलता है, ये चेतन में कुशलता है कि बहुत सारे स्वरूपों को अपने आप को कर सकता है। मैं अभी कौन हूं, मैं अभी वक्ता हूं। मैं अभी क्या हूं, अगर मैं कुछ सुन रहा हूं तो मैं उस वक्त श्रोता हूं। मैं जिस समय जो भी कर रहा होता मैं उस समय वही हूं। इसलिए जब पूछा जाता कि मैं कौन हूं, तो तुम वो तत्व हो, वो हो जिस समय जो हो जाते हो। वो तुम्हारे भीतर सारे रूपांतर की क्षमता तुम में मौजूद है। और जो इस तत्व का दर्शन कर लेता है वो जान जाता है कि वास्तव में मूल रूप से तत्व है क्या। इसी को बोल देते हैं हम इस भाषा में तत्वमसी। तो ये जो नजरिया है, ये नजरिया जब चिंतनशील व्यक्तित्व में आ जाता है, चीज को बिल्कुल वैसा देख लेता है, समग्र दृष्टि से बिल्कुल देख लेता है, सभी तरह के उसके पहलू, उसके यूनिट भागों को देख लेता है, तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि
किसी विषय को लेकर कितने सारे नजरिए हैं, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी बात पे बहुत मजबूत रहता है और उसमें सब एक ही तरह का बदलाव हमें देखने मिलेगा। जैसे भिन्न भिन्न नजरिए रखने वाले जब क्लास 1 में होंगे तो क्लास 1 को जब बिल्कुल वैसा नहीं देख पाते जैसी क्लास 1 में चीजें बताई गई हैं, तो उलझे हुए क्लास 1 में रहेंगे तो क्लास 2 में भी उलझे हुए रहेंगे, क्लास 3 में भी जाएंगे तो उलझे हो जाएंगे। इस तरह से वो पढ़ाई भी स्नातक कर लें या मास्टर भी कर लें, उनकी पढ़ाई में कोई क्लियरिटी नहीं होगी, उलझापन रहेगा। दूसरे इस तरह के लोग जो क्लास 1 में पढ़ते हैं और बिल्कुल वैसे ही क्लास 1 को देखते हैं जैसा कि पाठ्यक्रम है, बिल्कुल वैसा ही कंप्लीट समझ लेते हैं हर खंड को, माने 100% अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। तो वो क्लास 2 में भी जाएंगे तो बेहतर जाएं, इसी तरह से क्लास 2 में 3 में जाएंगे, माने अपना 100% देते हैं और 100% चीजों को समझते हैं। तो चीज जैसी है, अगर वो बिल्कुल वैसा ही देख पाते हैं तो वो हर क्लास में उसी तरह जाते। तो क्लास 1 में भी थे तब वो बिल्कुल वैसा ही देख पा रहे थे जैसी चीजें हैं, क्लास 2 में गए तो वैसे, तो उसमें लेवल होंगे। क्लास 1 में वही देख पा रहा हूं जैसा है इस लेवल पे, क्लास 2 में वही देख पा रहा हूं जैसा है इस लेवल में। लेकिन जो भिन्न नजरिए वाले होते हैं वो क्लास 1 में वैसा पूरी तरह से नहीं देख पाते जैसा कि है। तो ये निर्भर करता है कि चेतन का जो फंक्शन है कितना देख पाता है, जितना देख पाता है उतना ही वो व्यक्त हो पाता है, उसी हिसाब से उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी दृष्टि होती है। तो ये दृष्टि कैसी है आपकी, ये आपके हर लेवल पे स्पष्ट होती चली जाती है। और इसी चिंतनशील व्यक्तित्व के नजरिया का रखने का मेरा उद्देश्य था कि किस तरह का वो चिंतन होता है, उसका नजरिया कैसा होता है, और अंततः परम धारणा आती है, माने चीज जैसी है बिल्कुल उससे वैसा ही देख पाना। जब ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे जो नजरिए होते हैं वो उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है, वो चीजों को बिल्कुल वैसा ही देख लेता है जैसी चीजें होती है। इससे उसका एक सुलझा हुआ जीवन होता है और जीवन में समय कहाँ देना है, संगत किसकी करनी है, कार क्या चुनना है, इत्यादि इत्यादि वो चीजें जान जाता है कि मैं कहाँ समय दे रहा हूं, क्या कार चुन रहा हूं, किन की संगत कर रहा हूं, इसके क्या परिणाम होंगे, ये तथ्य अगर ऐसा है तो इस तथ्य के क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इस सारी संभावनाओं को वो जान जाता है। इस वजह से उसका जीवन बहुत सुलझा हुआ होता है और शानदार जिंदगी जीता है। ऐसा व्यक्ति जो भी लाइफ में किसी तरह की गड़बड़ी अगर उसके जीवन में आती है तो वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसा व्यक्ति एक आम व्यक्ति से कहीं अधिक दर्द को, संवेदनाओं को, बेचैनी को, अशांति को, गड़बड़ियों को ज्यादा महसूस करता है। इसलिए जब कोई ऐसा कहता है कि क्या आध्यात्मिक व्यक्ति अशांत नहीं होता है, गुस्सा नहीं करता है या तनाव में नहीं होता है, तो ऐसा करके नहीं है। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है अगर उसके साथ गड़बड़ी होती है, एक आम व्यक्ति से भी ज्यादा। लेकिन फर्क इतना होता है कि आम व्यक्ति उन चीजों को समझता नहीं है, इसलिए उसमें उलझ जाता है, और जो ज्यादा सेंसिटिव होता है, ज्यादा चिंतनशील व्यक्ति होता है, वो चीजों को समझ जाता है, इसलिए उसका उपाय निकाल लेता है और सुलझ जाता है। ये फर्क होता है एक अधिक चिंतनशील व्यक्ति में, और उसकी दृष्टि कुछ ऐसी होती है। इस वजह से वो अपने सामर्थ्य और उपलब्ध, माने जो उसके पास सामर्थ्य है और उपलब्ध जो उसके पास विकल्प है, वो उसका पूरा पूरा उपयोग करता है कि कितने मेरे पास जो विकल्प हैं उसमें से सभी विकल्पों में क्या चुनना है मुझे और कितना सामर्थ्य है, उसका पूरा पूरा उपयोग करता है और अपनी बेहतर जिंदगी जीने में उपयोग करता है। साथ ही जितना उसकी विस्तार या दृष्टि उसकी बढ़ जाती है तो अपने आप को जितना बेहतर जीवन जीने में करता है, उतना ही वो ये सोचता है कि बिना किसी से संक्रमित हुए, बिना किसी के जीवन में किसी को हस्तक्षेप किए हुए वो भी शानदार जीवन जी सके, उसमें उसके लिए सहायक बनता है, जहां तक सहजता से फलित होता है। धन्यवाद।